इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी उजांकियन को उजांकर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज एक नए एरा की हम शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स को एक अलग नजरिए से हम लेकर चलते हैं, इकोनॉमिक्स को एक अलग तरीके से हम समझते हैं। जैसा कि मैंने अपना टाइटल भी याद रखा, फॉल इन लव विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जिसको सबसे हेटेड सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा जिसे हम लोग कहते हैं कि ये नफरत किया जा रहा सब्जेक्ट। नफरत क्यों? क्योंकि आंकड़ों से भरा हुआ है, बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। इस सब्जेक्ट की अपनी कुछ एक खासियत है जो इसको बहुत जटिल बनाती है, बहुत कठिन बनाती है। अब एक टीचर के सामने चैलेंज होता है कि वो इस बहुत ही नीरस सब्जेक्ट को, आंकड़ों से भरा हुआ, जहां पर हर बात आंकड़ों में की जाती है, चाहे वो जीडीपी का गिरना हो, चाहे गरीबी हो, किसानों की आत्महत्या हो, रोजगार ना होना, बेरोजगारी का बढ़ना, जहां चारों तरफ आंकड़ों का खेल होता है और इन आंकड़ों में बड़े से बड़ा विद्वान उलझता रहता है। इतना उलझता है कि देश को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए इसके बारे में भी हमें सही समझ नहीं बन पाती है। ऐसी कंडीशन में एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, और खास तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस सब्जेक्ट को आपकी पढ़ाई के कोर में लेकर आए, आपकी पढ़ाई के कोर में लेकर आए और सब्जेक्ट से वो जो डाटा की नीरसता है उसको निकाल कर बाहर करे, जो उसका एक, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा एसेंस रखे, एक ऐसी सरसता रखे जहां आपको बातों ही बातों में, अपने जीवन के व्यवहार में वो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएं। आपको ये पता चले कि इकोनॉमिक्स एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप, मैं या हमारे माता पिता, हमारे समाज का हर व्यक्ति इसी इकोनॉमिक्स के लिए तो काम कर रहा है, इसी इकोनॉमिक्स के साथ काम कर रहा है, इसी इकोनॉमिक्स के द्वारा काम कर रहा है। आपकी हर चीज में, हर सोच में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित, ये एक ऐसा ये सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि एक बहुत अन्याय इस सब्जेक्ट के साथ हुआ है। वो अन्याय ये है कि इस सब्जेक्ट में आंकड़ों को इतना भर दिया जाता है कि एक बिगिनर स्टूडेंट ये समझ ही नहीं पाता है कि बेसिकली मेरे इस सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, मेरा ये सब्जेक्ट कहां जाना चाहता है, मैं इस सब्जेक्ट से क्या हासिल कर सकता हूं। तो मैंने कुछ आप जैसे जो एनर्जेटिक स्टूडेंट है, मुझे इतना सपोर्ट किया जब मैंने कहानियों के माध्यम से इकोनॉमिक्स को कहना शुरू किया। मुझे भी एक चैलेंज था कि कभी किसी टीचर ने इस तरह का प्रयोग नहीं किया, कम से कम इकोनॉमिक्स जैसे नीरस सब्जेक्ट में तो नहीं हो सकता है, जहां आप कहानियां बुनते हुए देश की जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं वो आपके सम्मुख रखने का जो है वो शुरुआत होती है। मैंने शुरुआत की इकोनॉमिक्स सर्वे की क्लास से। मैंने एक सेगमेंट शुरू किया कि जहां पर हम और आप जुड़ सकें। आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत पसंद आया? यस? नहीं, ऐसा तो नहीं है, देखता हूं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही थी। वॉइस अभी क्लियर है, ठीक ठाक है? ये सब्जेक्ट बहुत ही एक्साइट करने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, एवरीथिंग इज फाइन? तो हम आगे शुरू करें। अभी सही है? ओके है? यस, लेट्स मूव ऑन। अब सही हो जाएगा। हेलो, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। चलिए, हो जाता है कई बार, टेक्निकल सेगमेंट्स हैं, एक छोटा सा बटन आपको कहीं से कहां पहुंचा सकता है। कोई बात नहीं है, मैं लगातार सुबह से क्लास ले रहा था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो, तो डाउन हो रही हो, इस वजह से ऐसा कुछ बात हो रही हो,
लेट्स मूव ऑन, आगे हम लोग चलते हैं और अपने डिस्कशन को रोकते नहीं हैं। हमारे डिस्कशन में बहुत सी चीजें चल रही हैं, जैसे कि फॉल इन लव विद इकोनॉमिक्स। मैंने क्यों इसका नाम, इस पूरी सीरीज का ही नाम रखा फॉल इन लव विद इकोनॉमिक्स। ये जो लव वर्ड है, चाहे हम अपने पेरेंट्स से करें, अपने कजिन से करें, अपने सिबलिंग से करें, अपने बच्चों से करें, या अपने किसी भी व्यक्ति अपने दोस्तों से करते हैं, जब हम किसी चीज को प्यार करते हैं तो हम उसके साथ अपना दिल और दिमाग दोनों इन्वॉल्व कर देते हैं। इस सब्जेक्ट की जो मेरी रिक्वायरमेंट है, उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि जब हम अपने इस सब्जेक्ट के साथ प्यार करना शुरू कर देंगे तो हम उससे वो चीजें निकाल कर लेकर आएंगे जो अभी तक शायद आपकी किताबों में आपके लिए अवेलेबल नहीं रही थी, या जो आपसे ये कहती थी ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है। तो याद करिए, जब कोई किसी को प्यार करता है तो उसको ये भी नहीं पता चलता वो किस मंजिल पे जो है पाइप से जो है चढ़ गया, या जो है वो जब हमारे जो है वो कालिदास जी जो है वो लास्ट पे चढ़ के जो है वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए कहां से कहां पहुंच गए। सो प्यार में एक बड़ी ताकत होती है, और यहां पर हमें जो इस बात को ये बात रियलाइज करना है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, और इसके हर एक फंडामेंटल को अगर हम समझते हुए चलें तो ये सब्जेक्ट हमें बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इनपुट देता है, बहुत ज्यादा हमें ताकत देता है, राइट। तो अब हम चलें आगे और इस बात को हम समझते हैं कि हम आज और क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन, आगे हम लोग चलते हैं। अभी आवाज बिल्कुल क्लियर है, ताकि अब मैं नॉन स्टॉप जो है वो बात कर सकूं, नॉन स्टॉप पढ़ा सकूं, तो आपका जो है वो यस या नो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आई चेंज द बैटरी बिकॉज मैं मॉर्निंग से लगातार क्लास ले रहा था, तो इसमें भी हो सकता है कि बैटरी अंडर परफॉर्मर रही हो, तो सिग्नल को पकड़ने में दिक्कत हो रही हो। यस प्लीज। तो चले हम एक नए सफर पे, एक इस मोहब्बत के सफर पे, जहां हम इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के साथ, जो कि बहुत ही क्रूएल, बहुत ही क्रूड और बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं कि क्रूड सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, हम उसको भी प्यार कर सकते हैं और उसके फंडामेंटल को समझ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन, शुरू करते हैं। जब मैं किसी शब्द को इस्तेमाल करता हूं, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जैसे मैंने अपनी पहले की क्लासेस में, सर्वे की क्लासेस में बच्चों को बताया था, तो जब हम एक वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिक्स, तो हमें पहली बात ये पता होना चाहिए क्या है, मैं इसको क्यों व्यवहार का विज्ञान कहता हूं, क्यों मैं इसकी जटिलताओं के बारे में बात करने जा रहा हूं, आखिर इसको इतना कठिन सब्जेक्ट कहा क्यों जाता है, इसको इतना नीरस सब्जेक्ट कहा क्यों जाता है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल से आज परिचित कराता हूं। इस फंडामेंटल की एक बहुत खास आप बात समझना। मेरे पीछे बोर्ड कैसा है, कैसा दिखाई पड़ रहा है, ये बोर्ड कैसा है, व्हाइट, ठीक है। मेरी ये जो टी शर्ट है ये डार्क कलर की है, ये नेवी ब्लू है, ब्लैक भी हो सकती है, जनरली मैं जैसे पहनता भी हूं। तो हमारे लिए अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे और मेरे बैकग्राउंड के बीच में क्या जो है वो डिफरेंस है, आप कहेंगे कॉन्ट्रास्ट है सर, बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है, ये काफी ज्यादा डिफरेंस है। आपको बहुत आसानी होगी कलर को चुनने में कि आप जो है सफेद और काले के बीच में अंतर कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स कहां शुरू होती है, जहां पर इस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा नीरस करता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पूरी दुनिया के अदर सब्जेक्ट्स में आपको चुनने के लिए गुड और बैड दोनों सेगमेंट्स मिलेंगे। भाई ये गुड है, ये बैड है, एथिक्स पढ़ लो या कोई भी चीज जो है वो पढ़ लो, ये गुड है, ये बैड है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ठीक है, ये काला है, ये सफेद है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बात हमें बहुत आसानी से पता चल जाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रे में है, ग्रे शेड, यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसा सेगमेंट होता है, ध्यान से मेरी बात को समझना, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां चुनने के लिए बैड और वर्स्ट है, यानी बुरा और बहुत बुरा। क्या मैंने कहा, इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां चुनने के लिए हर पल, जब भी कोई चुनने वाला, चाहे आप अधिकारी हो, वित्त मंत्री हो, या आप अपने घर में जो है वो एक घर के मुखिया हो, आप घर चलाते हो, आपके पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, आपके घर के फादर मदर की बात कर रहा हूं, वहां जो भी हमारे जो सिलेक्शंस होते हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक्स में सिलेक्शन अक्सर बुरे और बहुत बुरे के बीच में होती हैं। बुरे और बहुत बुरे के बीच में जब चुनना होता है, यानी बैड और वर्स्ट के बीच में जब चुनना होता है, तो ये चुनाव बहुत कठिन माना जाता है। ये हर समय आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया में आपको शामिल करता है, आपको बताता है कि जब चॉइस बैड और वर्स्ट होगी तो वो चॉइस हमेशा कंटेम्प्रोरी होती है, वो समसामयिक होती है, याद रखिएगा, यानी आज ही उसकी वैल्यू होगी, आने वाले समय में जब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे तब हो सकता है उसको क्रिटिसाइज करें, हम उसकी तारीफ करें, हम उसको किसी भी रूप में देख सकते हैं। लेकिन जब आपको हर पल बुरा और बहुत बुरे के बीच में चुनना होता है तो ये तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे, आज आपका अगर न्यूज़पेपर आपने उठा के देखा होगा तो फ्रंट लाइन में आपको किसानों के कुछ आंदोलन के बारे में लग रहा होगा, या सरकार के एक जो कैबिनेट मंत्री द्वारा दिए गए इस्तीफे के बारे में पता होगा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया।
अब आपको ये दिखाई पड़ सकता है, सुनाई पड़ सकता है, किसान आंदोलन जो है ये हो रहा है कि भाई हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमारा जो है वो हमें जो है वो उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम पूरे ओवरऑल जो है फार्मर कम्युनिटी की बात करें, किसानों के जो है क्षेत्र की बात करें, तो आखिर भारत में आजादी के 73 वर्षों बाद उनकी जो चेंजेस हैं वो क्यों नहीं हुए, पॉजिटिव चेंजेस क्यों नहीं है? आज भी भारत की 55% आबादी कृषि में लगी हुई है और उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आज हमारे किसान सबसे ज्यादा विश्व में आत्महत्या करते हैं और सबसे बड़ी बात, आज हमारे जो टोटल लेबर फोर्स में है, जो भूमिहीन श्रमिक है, यानी कि वो मूल तत्वों में किसान है लेकिन उनके पास उनकी जमीनें नहीं है और वो दूसरों की जमीनों पर जाकर मजदूरी करने का काम करते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। यानी आज भी हम उनको जो है वो लैंड, जिसे कहते हैं लैंड सुरक्षा, यानी कि जो भूमि की सुरक्षा है, वो आज तक हम उनको नहीं दे पाए। तो सवाल है कि बुरा क्या है और बहुत बुरा क्या है। मैं एग्जांपल लेता हूं, आप वित्त मंत्री हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि आप भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और आपके पास आपकी जेब में 100 रुपए हैं। भारत का बजट मान लो थोड़ी देर के लिए 100 रुपए है। अब 100 रुपए है और इधर क्या हो रहा है कि आपका आपके दुश्मनों के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। चाइना, पाकिस्तान लगातार आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अब आपके पास जो है वो यहां पर, अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो इकोनॉमिक्स हाथ से फिसल जाएगी। तो यहां पर बात होगी कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपको भारत के लिए अलग अलग सेगमेंट्स पे बात करनी है। भारत को शिक्षा चाहिए, भारत को स्वास्थ्य चाहिए, भारत को सड़कें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, भारत को मिसाइल्स चाहिए और आर्मी भी चाहिए। अब सवाल है कि आप संसाधन आपके कम है तो आप क्या किया, आपने प्रायोरिटी दी कि इस बार भारत के लिए मिसाइल्स आएंगी, लड़ाकू जहाज आएंगे, और आपने अपना जो मैक्सिमम बजट है वो उठाकर डिफेंस के लिए डाल दिया। अब ये लड़ाई होगी या नहीं होगी ये भविष्य जानता है, आप आज की डेट में इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये किसी काम का भी नहीं है। अब आपके सामने देखिए, क्यों मैंने कहा कि बुरे और बहुत बुरे के बीच में, अगर किसी देश में एजुकेशन या हेल्थ नहीं होगी तो वो क्या है, बहुत बुरी कंडीशन है। अगर आपका बच्चा पढ़ने नहीं जा पा रहा, आप ज्यादा स्कूल नहीं बना पा रहे, अच्छे हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे, तो ये बहुत बुरी कंडीशन है। लेकिन अगर आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है तो ये तो बहुत बुरी स्थिति है। आपने क्या चुना, क्या चुनने के लिए आपके पास अच्छा या बुरा था? जब आप मिसाइल लेकर आए तो आपका शिक्षाविद, आपका जो डॉक्टर है या आपकी जो गरीब कम्युनिटी है वो कह रही थी यार हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे, स्कूल क्यों नहीं बना रहे। लेकिन आपको चुनना क्या था, अच्छे और बुरे में नहीं चुनना था। आपको पता था कि अगर मैं हेल्थ या एजुकेशन नहीं दे पाऊंगा, उसके लिए बजट नहीं कर पाऊंगा तो ये बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई तो ये हद से ज्यादा बुरी स्थिति हो गई। यानी आपको हर समय जो चुनाव करना होता है वो बुरे और बहुत बुरे के बीच में करना होता है, और ये जो चुनाव होता है वो अलग अलग समय पर, अलग अलग सोच के द्वारा, अलग अलग समाजों के द्वारा बिल्कुल अलग अलग होता है। यानी इकोनॉमिक्स में जो डिसीजंस होते हैं वो कभी भी सार्वभौमिक नहीं हो पाते, वो अलग अलग समय में, सरकार कभी समाजवादी भी हो सकती है, समाज कभी बाजार आधारित भी हो सकती है, सरकार सरकारी जो है वो संपत्तियों को बढ़ा सकती है, सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच सकती है, निजीकरण यानी प्राइवेट जॉब्स का बोलबाला हो सकता है, सरकारी जॉब के लिए चार्म्स अलग अलग हो सकते हैं। तो हर दौर में इकोनॉमिक्स अपना रंग रूप बदलती जाती है, यही इसकी सबसे खास बात होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में निर्णय जो भी लिए जाते हैं वो समसामयिक या कंटेम्प्रोरी लिए जाते हैं। आपको यह बात बहुत ध्यान से समझ में आ जानी चाहिए। और जब किसी सब्जेक्ट में ऐसी बात हो जाए, ये महत्वपूर्ण बात निकल आए, यार मुझे चुनाव बुरे और बहुत बुरे के बीच में करना है, बैड और वर्स्ट के बीच में करना है, फिर तो मामला बहुत खराब हो जाता है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपको ज्यादातर निगेटिव सेगमेंट्स की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आज मैं बात करूं, भारत में जो दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल है। ठीक है, अगर कोरोना से जस्ट पहले की मैं बात करूं, ऑटोमोबाइल उद्योग बड़ी मात्रा में जो है भारत में रोजगार पैदा कर रहा है, भारत के लिए निर्यात भी कर रहा है, हम दुनिया को गाड़ियां भी बेचते हैं, हमें फॉरेन करेंसी भी प्राप्त होती है। लेकिन किसकी शर्त पर? शर्त है पर्यावरण, एनवायरमेंट की। अब अगर रोजगार पैदा नहीं होता बुरा है, लेकिन अगर एनवायरमेंट को लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाए तो बहुत बुरा है। लेकिन आपको इन्हीं दोनों के बीच में चयन करना है कि मुझे एनवायरमेंट पहले चाहिए या मुझे अपने देश में रोजगार पहले चाहिए। रोजगार नहीं होगा तो आप देखिए आज की डेट में क्या हालत हो रही है, युवक हमारा सड़कों पर है, हमारा यूथ जो है वो रोड्स पर आ गया है। ठीक है, उसके पास खाने को कुछ नहीं, अपराध की दर बढ़ती चली जा रही है, तमाम तरह की भारत में बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपको हर समय जब भी आप कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं तो आपको जो चॉइस करनी पड़ती है, जो आपका सिलेक्शन होता है वो बुरे और बहुत बुरे के बीच में होता है। और जब इस तरह के सिलेक्शन को आप अपने साथ आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरह के सिलेक्शन से आप होकर गुजरते हैं, तो आपको लगभग सभी डाटा को खंगालना पड़ता है। और आप ये नहीं कह सकते कि मेरा लिया गया डिसीजन बहुत अच्छा है, नहीं, आप वर्तमान परिस्थितियों में, कंटेम्प्रोरी सिचुएशन में जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम यानी आज की परिस्थितियों के हिसाब से मैंने जो डिसीजन लिया है वो ऑप्टिमम है। आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय, आने वाले हालात इसको किस रूप में देखेंगे, ये बात की बात हमारे सामने होती है।
तो आपने क्या देखा कि ये जो है एक बहुत कठिन जो है वो डिसीजन हो जाता है। इसीलिए ये सब्जेक्ट कई बार बहुत नीरस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो मेरे पास इसके लिए कोई एक फिक्स बॉडी है। आज भी मैं अगर 10 लोगों को बिठा दूं कि भारत में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मत विभाजित हो जाएगा। भारत आज अपने 73 सालों के बाद नहीं समझ पाया कि वो समाजवादी हो या वो पूंजीवादी हो। ठीक है, वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। और भारत सरकार के लिए, भारत राष्ट्र के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हम ये नहीं समझ पाए कि एक पॉलिसी क्या होनी चाहिए। जितने लोग उतने मत, उतने विभाजन हमें देखने को मिलते हैं। इसके पीछे मूलभूत कारण क्या है? इकोनॉमिक्स क्या करने की कोशिश कर रही है? और जिस इकोनॉमिक्स को मैं स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जिसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका एक लाइन में जवाब क्या हो सकता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की नीड क्या है। आईएएस ऑफिसर्स या आने वाले टाइम के जो आप ब्यूरोक्रेट बनोगे, आप इकोनॉमिक्स को क्या पढ़ना है? क्या आपको डिमांड सप्लाई पढ़नी है? क्या आपको मार्केट इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है? क्या आपको फलाना ठिकाना चीजों के बारे में पढ़ना है? नहीं, आपको इकोनॉमिक्स जो पढ़नी है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़नी है। यानी इकोनॉमिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को जानते हुए मैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जीवन में सुधार करने के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए मुझे ये कैसे इस्तेमाल करना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल्स जो आप इसमें सीखोगे। अब सवाल है कि जब हमें ये बुरा और बुरे, बहुत बुरे के बीच में क्यों चुनना पड़ता है? क्या रीजन होता है कि हमें अक्सर ये इकोनॉमिक्स में ये ग्रे जो शेड है वो हमें दिखाई पड़ता है? क्यों नहीं मुझे कितनी आसानी से बता दिया जाता कि ये जो है वो काला है, ये हमें सफेद है। हमें जैसे इतिहास में पता है कि भाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, हमारा जो एक ही शत्रु है वो है अंग्रेज। लेकिन इकोनॉमिक्स में कौन आपका शत्रु है और कौन आपका मित्र आपको बिल्कुल नहीं पता। आपने कहा निजी कंपनियों को दे दिया जाए, कल को निजी कंपनी आपका शोषण करी तो आप कैसे पता करोगे वो तुम्हारा मित्र है या शत्रु है? ठीक है, आपने कहा सरकारी होना चाहिए, सरकार के लोग भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो गए, आपकी प्रगति के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर आप कैसे कहोगे कौन सही है और कौन गलत है? तो इसका मतलब है कि चैलेंजेस यहां बहुत ज्यादा है। पर क्वेश्चन यह है कि यहां चैलेंजेस इतने ज्यादा क्यों हैं? इकोनॉमिक्स, अगर मैं अपने अनुभव से कहता हूं, मेरे लिए इकोनॉमिक्स सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन, और बहुत ध्यान से उसको अपने दिमाग में बिठा लो। यही इकोनॉमिक्स का मेन वाक्य है। और मैं तुमसे यही कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में जाने के बाद जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो इसी एक लाइन में ही पूरा आपका कैरेक्टर रन करेगा। और वो लाइन क्या है, जरा ध्यान से देखो। अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे संसाधन सीमित हैं, बट अवर नीड्स आर इनफाइनाइट। यही है पूरी इकोनॉमिक्स। हमारे संसाधन सीमित है परंतु हमारी आवश्यकताएं अनंत। हमारे संसाधन सीमित हैं, वी हैव अ लिमिटेड लैंड, we have a limited water, we have a limited schools, we have a limited hospitals। ठीक है, हमारे संसाधन सीमित हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो पूंजीगत संसाधन हो। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं परंतु हमारी आवश्यकताएं अनंत। हम मनुष्य अपने आप में एक बहुत बड़ी नीड यूनिट हैं, हम वांट यूनिट हैं, हमें चाहिए होता है। और आप अपने जीवन को देख के देखो, आज से 10 साल पहले तुम्हारी आवश्यकताएं बिल्कुल अलग थी, आज तुम्हारी आवश्यकताएं बिल्कुल अलग हैं, और 10 साल बाद तुम्हारी आवश्यकताएं बिल्कुल अलग होगी। तुम विविडिफाई करोगे, और तुमने अभी तक जो प्रगति की है, चाहे तुमने पैसे गुल्लक में बचाए हो या कुछ कहीं कमा के रखते हो, किसी से मांग के रखा है, आप अपनी जरूरतों को ही पूरा करने के लिए वो सारी आप जो है वो चाहे बोरोइंग कर रहे हो, चाहे कमा रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो अपनी जरूरतों को अपने लक्ष्य के हिसाब से कर रहे हो। आप डिसाइड करते हो मुझे बाइक लेनी है, मुझे मोबाइल लेना है, मुझे ये लैपटॉप लेना है, मुझे फलाना चीज खरीदनी है, और आप उसी के अनुरूप क्या होता है काम करते हो। और ऐसा नहीं है कि आज वो मोबाइल तुम्हें मिल गया तो तुम्हें जीवन का निर्माण प्राप्त हो गया, अब तुम हिमालय सीधे जाओगे और वहां जो है वो क्या करोगे, भजन कीर्तन शुरू करोगे। ऐसा नहीं है। आज ये मोबाइल मिला है, कुछ दिन बाद फिर तुम्हारा जो है अब यार अगला जो है गाड़ी चाहिए अपन को, ठीक है, बाइक चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, फलाना चीज चाहिए, तुरंत आपके लिए अगला जो है वो क्या हुआ, आपकी जो अगली नीड है वो आपके दिमाग में फ्लैश होनी शुरू हो जाएगी। होगा मकान चाहिए, अपने लिए कुछ ऐसी चीज चाहिए, तो आप क्या होगा, तुरंत पूरी लाइफ अगर आप ध्यान से देखो तो आप हर समय किसी ना किसी चाहत के पीछे भाग रहे थे कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली यही हमारी सबसे बड़ा, ये हमारा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है। अब सवाल है कि हमारे भारत में तो और बड़ी बात है कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारी आवश्यकताएं तो और ज्यादा हैं, और हमारी आवश्यकताएं और ज्यादा, और हमारे रिसोर्सेज क्या हो रहा है, हमारे संसाधन लगातार डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। तो अब सवाल है कि जो मेरी जरूरतें हैं, जो मेरी नीड्स है, ठीक है, वो बढ़ती चली जा रही हैं,
और मेरे संसाधन डिप्लीट होने जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में गैप होता चला जा रहा है, दोनों के बीच में गैप होता चला जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में आपको मिनिमम रिसोर्सेस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो तरीका अपनाना पड़ता है, वही आज की अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। क्या मैंने बताया? जो इन न्यूनतम संसाधनों को महत्तम लोगों तक पहुंचाने की जो ट्रिक, तरीका, जो कार्यवाही है, वही आज की डेट में अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। आई हैव 100 लीटर ऑफ वाटर्स, ठीक, कॉमन सब सिंपल्स है। हमारे घरों में आरओ लगा हुआ है, आरओ में मैं 20 लीटर पानी इस्तेमाल करता हूं। 20 लीटर पानी आप देखोगे उतना लगभग पानी नाली में चला जाता है। 100 लीटर पानी सिर्फ 10 लोगों के लिए पर्याप्त है। फॉर एग्जांपल 10 पीपल जो है इसको यूज कर सकते हैं, समझते जाना क्या करना है। तो 10 लोगों के लिए 100 लीटर पानी इस्तेमाल है और आपके पास पहले से ही 20 लोग मौजूद हैं। इसका दो मतलब है, एक कि हर व्यक्ति को अपनी जरूरत का आधा पानी मिलेगा, या अगर हर व्यक्ति को जरूरत का बराबर पानी मिल रहा है तो आधा व्यक्ति जो है प्यासा रहेगा। दो मतलब निकल कर आए सामने। इकोनॉमिक्स यही है, या तो हर व्यक्ति को अपनी जरूरत का आधा पानी मिलेगा, या इस कंडीशन में आधे व्यक्ति ऐसे हैं, ठीक है, जो अगले 10 व्यक्ति हैं उनको पानी नहीं मिलेगा। अब आपको तरीका यह अपनाना है कि इन 20 लोगों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं का भरण पोषण हो जाए, इनकी जरूरतों को पूरा हो जाए। जो मेरा वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको भी मैं रिसाइकिल करके इनको पानी पहुंचा सकूं, ताकि सभी को रेशनल वे में जो है पानी मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये अपनी जरूरतों को 10 लीटर बता रहे हैं, तो इनको कुछ ऐसे तरीके बताए जाएं, वाटर सेविंग मैथोलॉजी इनको बताई जाए कि ये अपने पानी का इस्तेमाल कम से कम कर सकें। दिस इज द फंडामेंटल, कि आपका जो रियल चैलेंज है आज की इकोनॉमिक्स में, ये नहीं होगा कि आपने पानी की गणना कर दी और आप बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए। नहीं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको इस गैप को, यानी मेरे पास 10 लीटर पानी, 100 लीटर पानी उपलब्ध है और मुझे इनकी जरूरतों से कहीं ज्यादा लोगों तक ये पानी पहुंचाना है। दिस इज द चैलेंज फेस बाय आवर सिविल सर्वेंट्स या आईएएस ऑफिसर जितने भी हैं, उनको यही चैलेंज फेस करना है। और उनको ये तरीका, ये ट्रिक, ये मैथोलॉजी निकालनी है कि कैसे मैं इस लिमिटेड संसाधन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। ये अगर फंडामेंटल आपके पास है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग। ये सबसे मजेदार चीज है। तो आपको ये समझ में आया कि इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक नीड क्या होती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। क्लियर हुआ? सो एक लाइन में ही आपको इकोनॉमिक्स समझ में आया कि क्यों इतना ज्यादा जो है वो हमारा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन अभी इसका दूसरा भी पहलू है। मैंने कहा, एक वर्ड यूज किया मैंने, नीड। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वर्ड। मैंने वर्ड यूज किया नीड है, ठीक है, ये नीड है। नीड, मेरी जरूरत। अब इस नीड शब्द के दो भाग हैं और इन्हीं दो भागों में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था आकर जुड़ती है। इस नीड वर्ड में दो हिस्से हैं जो आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि ये कैसे विभाजित होते हैं। बताता हूं आपको। अब जो वर्ड मैंने यूज किया, दैट इज नीड, मेरी जरूरत। कुछ भी हो सकता है, आपको ये क्लास चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको बाइक चाहिए, कुछ भी आपकी होती है। तो जब आपके पास, जब आप किसी भी व्यक्ति को आप देखते हैं, ठीक है, ये हमारा जो है वो इकोनॉमिक्स का एक व्यक्ति है, ठीक है, ये हमारा जो व्यक्ति है, इसके पास दो सेगमेंट्स होते हैं। एक तरफ होता है इसकी विश, बहुत ध्यान से समझना, इकोनॉमी समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है ये। और एक होता है डिमांड, ठीक है, एक होता है इच्छा, दूसरी होती है मांग। इकोनॉमिक्स का मकसद क्या है? इकोनॉमिक्स करती क्या है? इकोनॉमिक्स की एक परिभाषा होती है। इकोनॉमिक्स कहता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकताओं यानी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाओं और उसको जो है वो पूरा करना है, कि मेरी जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, मुझे खुशी मिले। जब मैं जो चीज चाहता हूं मुझे मिल जाएगी तो हुर्रे, बहुत बढ़िया, मुझे मजा आया। तो फिर मैं क्या होगा, मेरी जो महत्वाकांक्षाएं वो पूरी हो जाएंगी, मैं आगे चला जाऊंगा। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। चलो भाई, अब जरा देखते हैं कि इच्छा और मांग में क्या अंतर होता है और इकोनॉमिक्स किसके लिए काम करती है, वो रिसोर्सेज को किसको बांटोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इच्छा, फॉर एग्जांपल कि भाई आज मैं, मान लो मुझे एक मूवी देखनी है, फॉर एग्जांपल मान लो कोविड में भी खोल दिया तो मूवी देखनी है, मान लो इसका टिकट 200 रुपए रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 200 रुपए रख लेते हैं। मुझे आज एक बुक भी खरीदनी है, मान लो उजांग सर से थोड़ा सा डांट वाट पड़ी है, थोड़ी बेशर्मी, मान लो 150 रुपए किताब भी खरीद लेते हैं, ठीक है, 150 रुपए किताब रख लिया, 200 रुपए रख लिया, ठीक है, आजकल किताबें महंगी आने लगी हैं, ठीक है। दोस्त के बर्थडे में भी जाना है, ध्यान से समझना, वहां भी अब खाली जो है दांत दिखाते थोड़े चले जाएंगे कि तुम्हारे बर्थडे में आए, स्वागत नहीं करोगे हमारा, पर इससे भी आगे जाकर कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा। मान लो 100 रुपए का गिफ्ट उसको देना पड़ गया, ठीक है, और तुम्हें कपड़े की जरूरत थी, शर्ट वर्ट फट गई थी या टी शर्ट खराब हो गया था, तो मान लो शर्ट या टी शर्ट जो है वो तुम्हें खरीदना है कुछ भी,
तुम्हारी नीड है, तो तुम्हें वो 200 रुपए की पड़ रही है। अब आज सुबह जब तुम उठे तो तुम्हारे पास ये विश लिस्ट है। ये क्या है? तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारी इच्छाएं। बड़े ध्यान से समझना, इकोनॉमिक्स तुम्हें बड़े प्यार से समझ में आएगी। तो अगर आज आप जो है तकिए पे लेटे लेटे काश यार आज मूवी भी देख आते, ओजांग सर की बुक भी खरीद लेते, और यार बर्थडे में भी जाना था यार, वो बहुत देर से बुला रहा था, और यार वो पुरानी शर्ट पहन के थोड़े न जाएंगे भाई, वो नई वाली टी शर्ट आई स्पाइडरमैन वाली, वो खरीद लेंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारा जो है बवाल है। हमें इस पूरी बात को करने के लिए हमें कितना जो है वो पैसा चाहिए, इस बात को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 200, 400, 600, 700 रुपए। ठीक है, 700 रुपए मुझे चाहिए। बहुत देखो सिंपल है, 700 नीडेड, 700 रुपए मुझे चाहिए। अगर ये 700 रुपए मुझे मिल जाए तो मैं अपनी समस्त इच्छाओं को, आई विल फुलफिल ऑल माई विशेज इनटू डिमांड। अदरवाइज दुकान पे जाएंगे, विंडो शॉपिंग करके चले आएंगे। पता ना, विंडो शॉपिंग, मॉल में चल घूम के आता, अरे यार भाई अपन बाइक लेंगे किसी दिन, यार वो जीन्स बड़ी मस्त है, फटी है, 18 जगह से फटी है, ये सबसे महंगी वाली अपन लेंगे किसी दिन। ठीक है, वो देखिए सब, तो अपना विंडो शॉपिंग करते हैं। क्यों करते हैं विंडो शॉपिंग? भाई जो आप देखोगे कोई अमीर आदमी, यस वो निकालो वो निकालो वो निकालो, ये क्रेडिट कार्ड ये रखो और जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपके पास इच्छा तो है, लेकिन इच्छा को मांग में बदलने के लिए आपकी पॉकेट में दम नहीं है। मैंने क्या बताया? आपकी विश को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए आपकी पॉकेट में दम नहीं है। अगर ये 700 रुपए मेरी जेब में हो तो यार आज का दिन तो मस्त हो जाएगा, पिक्चर भी देख लूंगा, बुक भी खरीद लूंगा, दोस्त की पार्टी में चला जाऊंगा, नई टी शर्ट भी खरीद लूंगा। बट आपने अपनी जेब में हाथ डाला। अब ध्यान से मेरी कहानी का ट्विस्ट समझना। आपने जेब में हाथ डाला, जेब में हाथ डाला तो निकला जो है वो 500 रुपए। ठीक है, मान लो आप 500 रुपए आपके पास निकला, 500 रुपए। अब क्या करेंगे आप? अब ये तो तय हो गया कि आपकी सभी इच्छाएं मांग में परिवर्तित नहीं होंगी। तो अब क्या करोगे? अब जरा देखो, यहां डिसीजन आता है, इकोनॉमिक डिसीजन। तुम्हारा डिसीजन मेरा डिसीजन अलग अलग हो सकता है। चलो 2-4 लोग बताओ। अब 500 रुपए, इसका मतलब तुम्हें कोई ना कोई एक चीज छोड़नी है इसमें। ठीक है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? ठीक है, अभी जैसे इसमें कुछ आदर्शवादी वो लिखेंगे सर मूवी नहीं देखूंगा, मूवी नहीं देखूंगा, आपकी बुक जरूर लूंगा। बर्थडे में जाएंगे, टी शर्ट खरीदेंगे, या हो सकता है कोई कैसा टी शर्ट नहीं खरीदेंगे, मूवी देख लेंगे। आप देखिए कि आप अगर अपने विचार मुझ तक रखें तो डेफिनेटली जो है वो क्या होगा, वो आप एक चीज महसूस करें। अपना जवाब दीजिए, आप थोड़ी देर के लिए मुझे आप अपना जवाब दीजिए कि आप क्या करेंगे। आप विश लिस्ट में 500 रुपए को जो आपकी जेब में है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी मैं आपको जो है वो इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा। यस, देखो आ गया। हाँ नित्या, मूवी देखोगी या छोड़ोगी ये बताओ। एक साथ लिख दो, ठीक है। और सच सच लिखना, सच सच लिखना। देखो आ गया ना। एक ने लिखा सर मूवी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, टी शर्ट नहीं लेंगे चलेगा। और ये भी हो सकता है, ज्यादा बवाल वाली बात नहीं बोले, अरे ओजांग सर कहां भागे जा रहे हैं यार, कल फिर मिल जाएंगे। एक दिन बोल देंगे सर किताब नहीं है, पढ़ा लो, और यही सच्चाई है। बोले दोस्त की पार्टी में जाएंगे और वो पुरानी वो फटी शर्ट पहन के जाएंगे, अपन भी तो स्पाइडरमैन टाइप के लगने चाहिए बस भाई। बोले ओजांग सर कहां जा रहे हैं यार, उनकी बुक्स को बाद में हम समझा लेंगे, समझ लेंगे, बोल देंगे सर दोबारा समझा दो, क्या टेंशन है, ठीक है, मूवी नहीं छोड़ेंगे, शर्ट लेंगे। आपने देखा, यहां हंसने हंसाने की बात तो अलग है। आपने एक चीज नोटिस की कि आपका डिसीजन, और इसी क्लास में आप मेरे पास कम से कम देखिए कितने जो है मेरे पास इस समय जो है वो मैसेज आ रहे हैं, धड़ाधड़ सबके मैसेज आ रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे, किसी ने कहा सर मैं मूवी देखूंगा, बुक लूंगा और टी शर्ट छोड़ दूंगा। किसी ने कहा सर टी शर्ट ले लेंगे, मूवी छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है, अब आपने क्या देखा, हमारा संसाधन कम हुआ, हमारा संसाधन कम हुआ। हमारा ऑप्टिमम संसाधन कितना होना चाहिए था, रिसोर्स 700, मेरी सारी इच्छाएं पूरी। मेरा संसाधन कम हुआ और मेरी चॉइस बदल गई, मेरी चॉइस बदल गई। और अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर ओरिएंटेशन, मतलब आपकी आदत रही है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही देखना है, ठीक है, तो ओजांग सर थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, टी शर्ट होल्ड कर सकता है, मूवी होल्ड नहीं करेगा। या हो सकता है कि भाई टी शर्ट जरूरी नहीं कि आप लें, लेकिन आपने देखा सवाल यह कि अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस है। इसका सीधा सा मतलब मैंने जो अभी आपसे बताया कि इकोनॉमिक्स में सिंगल चॉइस नहीं होती है, इकोनॉमिक्स में सिंगल चॉइस नहीं होती है। एक ही परिस्थिति के लिए आपने देखा कि आपकी क्लास में बिल्कुल अलग अलग डिसीजन आए। यही इकोनॉमिक्स को सबसे जटिल सब्जेक्ट बनाता है, यही इकोनॉमिक्स को
सबसे जटिल, सबसे टफ सब्जेक्ट बनाता है। अगर मैं कहूं कि इसमें से कौन गलत है और कौन सही, बोले बिल्कुल सही हूं सर, मैं भी सही हूं, मैं मूवी देखना चाहता हूं, मेरी इच्छा है ना। और दूसरा कह रहा नहीं, मैं बुक में नहीं खरीदना चाहता, मैं मूवी भी देखना चाहता हूं, टी शर्ट भी खरीदना चाहता हूं। एक कहेगा नहीं, मैं टी शर्ट नहीं खरीदना चाहता। एवरीबडी इज राइट। और जब सभी सत्य हैं, सभी सही हैं, तो मैं निर्णय कैसे लूंगा? क्योंकि निर्णय तो सही और गलत का था ना, निर्णय तो ब्लैक और व्हाइट का था। लेकिन सभी सही हैं या सभी गलत हैं, तो फिर मैं निर्णय कैसे ले सकता हूं? सो दिस इज द थिंग, हमें यहां चॉइस बुरे और बहुत बुरे में करनी पड़ती। अभी कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट लेकर आते हैं, अभी और मजा देखना। अब मैंने क्या किया, मैंने आपके रिसोर्सेस को 300 रुपए कर दिया। नाउ दिस इज मोर इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने आपकी चॉइस को 300 रुपए, मैंने आपका जो है वो क्या किया, इनकम को और घटाया, जेब में हाथ डाला, पता चला 300 रुपए बचे हैं। अब भाई, अब तुम्हें अपनी कुछ विश लिस्ट को छोड़ना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम और बढ़ गई। अब आप इन दोनों के साथ या तो जा सकते हो, या बुक नहीं, भाई शर्ट मेरी फट गई, भाई फटी शर्ट पहन के थोड़े ना दोस्त की पार्टी में जाओगे, तो आप इसको भी जो है वो हो सकता है इसको ऑप्ट करो, बुक छोड़ दो और दोस्त की पार्टी में जाओ। अब आपकी क्या होगा, आपकी सिचुएशंस और टफ हो गई हैं। अब आपकी सिचुएशन और टफ हो गई है। क्लियर है? मैं अभी रिसोर्स को और कम कर दूं, 200 रुपए लेकर चला जाऊं। अब तो और डिफिकल्ट हो जाएगी। अब तो दोस्त की आप पार्टी में नहीं जाओगे, दोस्त की पार्टी में जाओगे तो बाकी 3 चीजों को छोड़ोगे। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये बड़ा ध्यान से समझना। हमारे संसाधन, ये आपकी पॉकेट में जो पैसा है, ये क्या आपके रिसोर्सेज हैं, आपके रिसोर्सेज हैं। तो जब किसी देश के लोगों की आय, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, परचेसिंग पावर पैरिटी, ये शब्दों से तो आप परिचित हो गए ना इकोनॉमिक्स में, इनको क्रूड इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जब राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनकी बात करते हैं, जब ये सिकुड़ती जाती है, जब ये जो आय, इनकम कम होती चली जाती, चाहे राष्ट्र की आय कम हो या व्यक्ति की आय कम हो, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं उसके दिल में दबी रह जाती हैं। और इकोनॉमिक्स क्या करती है, आपको खुशी देती है कि जब आप अपनी ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को आप मांग में परिवर्तित कर सको, व्हेन यू कन्वर्ट मैक्सिमम योर विशेस इनटू डिमांड, एंड दैट इज डन बाय द परचेसिंग पावर पैरिटी। देयर योर परचेसिंग कैपेसिटी, आप कितना खरीद सकते हो, आपके राष्ट्र के पास कितना दम है, आपकी जेब में कितना दम है, वो तय करेगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी विशेस को डिमांड में कन्वर्ट कर सकते हो। और यही वो चीज है जो बताती है कि कौन सी कंट्री अंडर डेवलप होगी, यानी अल्प विकसित होगी, कौन सी डेवलपिंग होगी, ठीक है, और कौन सी कंट्री डेवलप होगी। जो अंडर डेवलपिंग होगा उसकी तो जेब काट ले गया कोई, वो 200 रुपए वाला, वो तो सोचेगा कि मैं पहले अनाज खरीदूं या पहले मैं मोबाइल का सिम लूं डाटा के लिए, सर की क्लास करनी है। या भारत का गरीब वर्ग जिसके पास नौकरी नहीं है, जो ग्रामीण भारत का हिस्सा है, वो यही सोचेगा, साहब आज की कमाई से मैं आज अपने घर का खर्च चलाऊं या ओजांग सर की क्लास करने के लिए डाटा लूं। क्वेश्चन पूछेगा वो, क्योंकि उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो अपनी दोनों मूलभूत आवश्यकताओं को पढ़ सके, वो ऑनलाइन शिक्षा भी ले सके और अपना पेट भी भर सके, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो उसकी इच्छा है कि वो पढ़े, गांव के गरीब बच्चों की, लड़कियों की बहुत इच्छा है कि वो पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगी कैसे? क्योंकि उनके पास इस इच्छा को मांग में परिवर्तित करने के पास कोई साधन नहीं है। राष्ट्र कोशिश करता है कि वो अंडर डेवलप से निकले। भारत आजादी के बाद निकलने की कोशिश कर रहा है। 82% आबादी अशिक्षित है, गांव में रह रही है, लोगों के पास बिजली नहीं है, भोजन नहीं है। हम हरित क्रांति की तरफ गए ना, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। क्यों किया? ताकि कम से कम 2 वक्त का भोजन तो मिल सके। और आज हमारा जो सफर है वो अंडर डेवलप से डेवलपिंग का है। आज हम विकसित हो रहे हैं, हम विकासशील देश के रूप में हैं, और आज हम पहले की अपेक्षा अपनी लोगों की इच्छाएं ज्यादा पूरी कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्र का ध्येय क्या है, जो मकसद क्या है नेशन का, वो है आपको डेवलप नेशन में कन्वर्ट करना। क्यों? क्या होता है डेवलप नेशन, समझ में आया? क्योंकि तब उस समय आपके राष्ट्र के लोगों की आय इतनी ज्यादा होगी, राष्ट्र की आय इतनी ज्यादा होगी, नेशनल इनकम इतना ज्यादा होगा कि राष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इन इच्छाओं को जो इन्होंने अपने दिलो दिमाग में भर के रखा है उसको मांग में परिवर्तित कर पाएंगे, उसको वास्तविक जीवन में, रियल ग्राउंड में लेकर आ पाएंगे। यह है इकोनॉमिक्स, यही है इकोनॉमिक्स, यही वो सारा राज छुपा हुआ है, वही चाबी छुपी हुई है जो आपको यह बताएगा कि इकोनॉमिक्स का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। राइट, बेसिक फंडामेंटल। यानी मैं ज्यादा से ज्यादा जब अपने राष्ट्र के लोगों की इच्छाओं को मांग में परिवर्तित कर सकूं, व्हेन आई हैव कैपेबिलिटी टू चेंज द मैक्सिमम फ्रूटफुलनेस ऑफ द मैक्सिमम विशेस इनटू द डिमांड,
सो मेरी कंट्री इकोनॉमिक्स के रास्ते पर चलती है। सो आपका फाइनेंस मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर, आप स्वयं सभी लोग यही एक काम करते हो, अपनी ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को मांग में परिवर्तित करने का तरीका ढूंढते हो। अब इसके तरीके क्या होंगे? यहीं से इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है। तरीका होगा कि मैं अपनी इनकम को इंक्रीज करूं। इनकम को इंक्रीज करने का मतलब मैं अपना बिजनेस करूं, नौकरी करूं, अच्छी पढ़ाई करूं, मार्केट की डिमांड के अनुसार जो अपनी स्किल्स को डेवलप करूं। और दूसरा तरीका देश और तुम्हारे दोनों के लिए, यार थोड़ा सा एक काम करें, थोड़ा सा पैसा कम पड़ रहा है, मान लो मेरे पास 500 रुपए है, 200 रुपए कहीं सुधार ले लेते हैं सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन सवाल है, उधार तो ले लोगे, राष्ट्र भी उधार लेता है, ले रहा है तुम्हारा देश उधार, तुम भी उधार लेते हो, तुम्हारे पेरेंट्स उधार ले सकते हैं, उसको चुकाओगे कैसे? क्योंकि उसको चुकाने के लिए अगली साइकिल में तुम्हारे पास पीछे से इनकम जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो एक ही तरीका है कि आप अपने राष्ट्र के संसाधन बढ़ाते जाइए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दीजिए, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आइए, उनको रोजगार के लायक बनाइए, चाहे वो उनकी एजुकेशन हो, चाहे वो उनकी स्किल हो, उनका हेल्थ हो, रोजगार के अवसर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, विद्युत हो, एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, सही तरीके से सरकारें काम कर रही हो, राइट पॉलिसीज हो, गरीब को सिर्फ सब्सिडी ना देकर उसको इतना मोटिवेट किया जाए कि वो गरीबी से बाहर निकलने के लिए प्रेरित हो सके, वो स्वरोजगार की तरफ जा सके। गांव का आदमी मनरेगा में गड्ढा खोदने की बजाय अपने रोजगार की तरफ जाए कि मैं अपनी जो है वो गेहूं पीसने की मशीन लगा लूंगा, आप मुझे बस संसाधन दे दो, आप मुझे रिसोर्स दे दो, सस्ता बैंक लोन लगा लो, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा भाई मेरे, मैं ये काम करने को तैयार हूं। और जब राष्ट्र का बहुत बड़ा एक दायरा अपनी ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को मांग में पूर्ति कर पाएगा, व्हेन दे कन्वर्ट देयर विशेस इनटू डिमांड, नेशन सेटिस्फाइड होता है, राष्ट्र संतुष्ट होता है। और उसी समय जो ये मैंने अभी आपको लाइन बताई थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आवर नीड्स आर इनफाइनाइट, तो हम इस ज्यादा से ज्यादा को जब नीड्स को पूरी कर पाएंगे तो राष्ट्र संतुष्ट होता है, नेशन जो है वह सैचुरेट होता है, प्रॉस्परस होता है, खुश होता है, और इसको हम प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में जानते हैं। प्रगतिशील राष्ट्र में प्रगतिशील समाज होता है और प्रगतिशील समाज में प्रगतिशील व्यक्ति होता है। यानी आपकी यूनिट से लेकर नेशनल यूनिट तक सभी क्या होंगे? सभी खुश होंगे, सभी प्रोग्रेसिव होंगे, राष्ट्र शांति के साथ चल सकेगा। उस समय जो डिसीजिव पॉलिटिक्स है यानी विभाजनकारी शक्तियां हैं वो कार्य नहीं कर पाती हैं। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और इकोनॉमिक्स, अगर अब मैं तुमसे एक बात कहूं, जो पढ़ाया जाएगा पूरी तरीके से आपके सामने, वो सिर्फ एक ही बात कहता है, तुम ज्यादा से ज्यादा संसाधन कैसे पूरे करोगे, कैसे डेवलप करोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाओं को आप मांग में परिवर्तित कर सको, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाओं को मांग में परिवर्तित कर सको। सरकार आज की डेट में क्या प्रोग्राम एंड पॉलिसी चला रही है? ग्रामीण भारत पे फोकस कर रही है। क्यों फोकस कर रही है? क्योंकि मांग करने की जो शक्ति है वो शहरी आदमी के पास बैठा हुआ है ना। मॉल में कौन जाता है? किसान थोड़े ना जा रहा है, गांव का आदमी थोड़े ना जा रहा है। तो तुम भाई जब तक ग्रामीण इलाके को इनरिच नहीं करोगे, जब तक ग्रामीण आबादी जो 70% है उसको ताकतवर नहीं करोगे, उसकी इच्छाओं को मांग में पूर्ति करने का साधन नहीं दोगे, तब तक यू कांट प्रिवेल द चेंजेस। आप कभी भी जो है चेंजेस लेकर नहीं आ पाओगे। और इकोनॉमिक्स, जिस इकोनॉमिक्स को मैं जानता हूं, इट इज नॉट अबाउट डिमांड सप्लाई कर्व। अरे बहुत कूड़ा है इसमें। इट इज नॉट अबाउट कि जीडीपी में कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, किसको जो है एक्सपोर्ट को घटाओगे, इंपोर्ट को घटाओगे, सब्सिडी घटाओगे। दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर द इकोनॉमिस्ट ओनली, वन हु डील विद स्टैट्स, जो सांख्यिकी के साथ डील करते हैं उनके लिए है। लेकिन जिन ब्यूरोक्रेट से मैं बात करना चाह रहा हूं, जो कल देश की तस्वीर बदलने सकते हैं, जिनकी सोच जो है देश को एक रास्ता दे सकती है, उनको इस इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना। और जिस इकोनॉमिक्स को मैं सीसैट के बाद जानता हूं, जो पेपर का पैटर्न है वो यही इकोनॉमिक्स है। वो तुमसे हर मुद्दे पे बात करेगा कि उन सभी चीजों का एक क्रमगत जो है वो जानकारी रखो, उन सभी चीजों का एक समुच्चय बनाओ जो लोगों की इच्छाओं को मांग में पूर्ति करने का साधन बन सकते हैं। अरे वो मेरी 24 घंटे बिजली हो सकती है, वो मेरे लिए एक सड़क हो सकती है, वो रेलवे हो सकता है, वो जहाजरानी यानी कि जो वाटरवेज हो सकता है, वो मेरे को दिया गया सस्ता ऋण हो सकता है, वो किसान कल्याण हो सकता है, वो मुझे मछली पालन का प्रशिक्षण हो सकता है, मुझे ग्रामीण जो है रोजगार का हो सकता है, मेरे लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो सकती है, या सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं। वो मेरे लिए स्किल हो सकता है, मेरे लिए हायर एजुकेशन के साथ कनेक्टिविटी हो सकती है, सरकार के द्वारा दी गई स्कॉलरशिप हो सकती है, प्रतिभावान हूं, पैसा नहीं है बाहर जाकर पढ़ने का, मुझे सरकार के द्वारा सपोर्ट मिल सकता है।
वो हो सकता है कि मेरे अंदर एक कल्चर हो कि मैं स्व उद्यमिता की तरफ जाऊं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाऊं, मैं तुमसे नौकरी मांगने की बजाय मैं राष्ट्र में नौकरियों को सृजन कर सकूं। हर वो बिंदु जो मुझे मेरी वैल्यू एडिशन के लिए मुझे प्रेरित कर रहा है, जो मुझे वैल्यू एडिशन के लिए मुझे लेकर जा रहा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग कि मैं अपने विशेष को अपने जो है डिमांड में कन्वर्ट कर सकूं। और जरा सा ध्यान से अगर आप इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखोगे तो तुम पाओगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में यही तो है। और है क्या? इकोनॉमिक्स के सिलेबस में जब आप जीडीपी पढ़ते हो तो आपको क्या होता है, कई बार टीचर्स जो है और पुरानी किताबें आपको आंकड़ों में उलझा के रख देती। आप खाली जीडीपी, देश के अंदर होने वाला समस्त उत्पादन, क्यों उत्पादन कर रहे हो? क्वेश्चन तो पूछो कि जीडीपी जीएनपी में अंतर क्या होता है, हम इसकी कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये जो क्यों है यही यूपीएससी है। तुम कहां फंसे हुए हो? तुमसे गलती क्या होती है? अपना बेशकीमती समय, साल 2 साल कहां बर्बाद करते हो? क्या में, व्हाट? और यूपीएससी क्या है? क्या से ज्यादा क्यों कर रहे हो? मकसद क्या है तुम्हारा? ब्यूरोक्रेट होने जा रहे हो या वहां बैठ के जो है बड़े बड़े जो है इकोनॉमिक मॉडल के बारे में बात करोगे कि ये रही गेम थ्योरी, ये फलाना थ्योरी? नहीं, तुम ऐसा नहीं करने जा रहे हो। तुम्हें अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ होनी चाहिए। समझ के साथ तुम्हें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि मेरे एक एक्ट से कल को तुम आरबीआई के गवर्नर बन सकते हो। मैं जिन बच्चों को संबोधित कर रहा हूं, कल आईएएस ऑफिसर ही तो आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट तक चले जाते। आप वित्त मंत्रालय के जो है वो तमाम, जैसे कि जो इससे पहले हसमुख बने हुए थे, तो आप किसी भी पोस्ट पर बन सकते हो। आपकी बनाई गई पॉलिसी हजारों लाखों लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। पर सवाल है कि उद्देश्य क्या है? तो इकोनॉमिक्स आज की डेट में जो तुम पढ़ रहे हो वो क्या है? पढ़ना क्या है? क्यों? वाई आई एम गोइंग टू रीड दिस इकोनॉमिक्स? मकसद क्या है मेरा इसको पढ़ने का? क्या करने जा रहा हूं मैं? चॉइसेस इतनी कठिन क्यों है मेरे लिए? क्यों बात होती है कि राष्ट्र जो है इतने समय से अपना, आज कोरोना में हम पूरी दुनिया के सामने जो है नंगे हो गए। हमारे जो हेल्थ सेक्टर है, बहुत दिन से चिल्ला रहे थे कि हेल्थ सेक्टर सही कर लो, हेल्थ सेक्टर सही कर लो। आज पता चल रहा है कि हेल्थ सेक्टर की ऐसी तैसी बनी हुई है। आज ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आप अखबार उठा के देख लो, मारामारी चल रही। भारत ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पा रहा है। बात हम चांद पे जाने कर रहे हैं, बात हम मंगलयान की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अमेरिका के हम बहुत आज घनिष्ठ दोस्त हो रखे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तुम्हारे मारामारी हो रही है। सो क्या हुआ? क्योंकि आपकी चॉइसेस, आप लंबे समय तक आपकी जरूरतें कुछ और बनी रही। आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाओं को मांग में परिवर्तित नहीं कर पाए। ये रोजगार, ये नौकरी, ये स्व उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, बैंक लोन, ये एग्रीकल्चर, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये महिलाओं का उत्थान, ये सरकार के द्वारा किए जाने प्रयोग, ये विश्व से आने वाला एफडीआई, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज, ये सब क्या है? ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को की इच्छाओं को मांग में परिवर्तित करने का साधन है। सिर्फ यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का आपको पर्पस पता होना चाहिए कि मैं इसको डील कैसे करने जा रहा हूं या मैं इसको डील कैसे करूंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। अगर आपको मजा आया तो मुझे बताओ कि हां, मेरा उद्देश्य क्लियर हुआ, मेरा पर्पस क्लियर हुआ। क्लियर? और रिसोर्सेज का मतलब यह नहीं होता है, रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं कि मेरे पास पानी कितनी, जमीन कितनी, फलाना चीज है। अरे सबसे बेहतरीन रिसोर्स तो मैं हूं, सबसे बेहतरीन रिसोर्स तो आप हो। बैठे हो आज किताब लेके, कोई नहीं तुम्हें जानता है तुम कौन हो, ठीक है। तुम्हारा नाम सूरज हो सकता है, तुम्हारा नाम नंदिनी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, तुम्हें कोई नहीं जानता। लेकिन कल जब तुम अपनी मेहनत से इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे और भारत की सिविल सेवा, ब्यूरोक्रेसी का जब हिस्सा बनोगे, तो संसाधन, राष्ट्र के लिए जो है संसाधन हो जाओगे, अपने समाज के लिए संसाधन हो जाओगे। जो आज तुम्हें पूछते नहीं है, धिक्कारते हैं, वो तुमसे कल बाबूजी पूछने, तुमसे फोटो खिंचाने तुम्हारे साथ पहुंचेंगे, तुम्हारा माल्यार्पण करने पहुंचेंगे, और सरकार के लिए भी तुम सेट हो जाओगे, क्योंकि तुम जमीन पर जाकर काम करोगे, जमीनी हकीकत को समझोगे, और तुम अपने जैसे ढेर सारे लोगों को प्रिपेयर कर पाओगे। सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग, जो हम ये कहते हैं हर चीज मटेरियलिस्टिक नहीं होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी कई चीजों का कैलकुलेशन लगातार किया जाता है। तो आज आप क्या हो? आज आप एक सामान्य इंसान हो, कोई नहीं तुम्हें जानता है, लेकिन कल तुम जो है वो राष्ट्रीय फलक पर आ सकते हो। कल और अच्छा काम करोगे, ब्यूरोक्रेसी में जाने के बाद आराम करने के बजाय पूरे जीवन समर्पित कर दिया लोगों के लिए। कल पता चला कि तुम कहीं जो है तुम्हारे बारे में जीके की किताबों में पढ़ा जा रहा है, अखबार में पढ़ा जा रहा है कि तुम भैया आरबीआई के गवर्नर हो, तुम फलाना जो है वित्त जो है सचिव हो गए हो, तुम फलाना चीज है गृह सचिव हो। तुम्हारे जरा जो है वो जब हाथ हिल रहा है तो सारा नेता भी तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा है, तुम भी उसको दिमाग दे रहे हो कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज अजीत डोभाल, उनको कोई चैलेंज कर सकता है कंट्री में? एक आईपीएस ऑफिसर ही तो थे, अमिताभ कांत साहब जो नीति आयोग के सीईओ हैं, चैलेंज कर सकता है? वो बताते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक संसाधन है, वो मनुष्य नहीं रह गए, वो एक मानवीय संसाधन में कन्वर्ट हो गए। वो राष्ट्र के अलग संसाधनों को कैसे इनरिच करना उसका दिमाग देते हैं। तो संसाधनों की बहुत बड़ी एक श्रृंखला है। ये किसने कहा कि भारतीय जो है नालायक है, भारतीय जो है पिछड़े हुए हैं?
आप भारतीयों के गौरव में विश्वास तो करना सीखिए, भारतीय युवकों में, भारत की यूथ में आप बिलीव करना तो सीखिए। अरे भारत का यूथ इतना इतना जुगाड़ बना देता है, आप टीवी पे देखते होंगे, वीडियो में देखते होंगे, ऐसे ऐसे जुगाड़ से अपना काम कर लेता। मौका तो दो उसको, फर्टाइल जमीन तो दो, फर्टाइल जमीन दे के देखो, उसको सहायता दे के देखो, उसके काम को रोको नहीं। तुम्हारी कंट्री में एक से एक बेहतरीन जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तुम्हारे यहां किसान बहुत बेहतरीन पड़े हुए हैं, उनको मौका दो, देखो वो कैसे रिसोर्स क्रिएट कर देंगे। वो रिसोर्स क्रिएट कर देंगे, वो नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देना शुरू कर देंगे, तब तुम्हारी कंट्री में मैक्सिमम लोगों की विशेष डिमांड में कन्वर्ट होगी। और यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज नॉट अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू नो, क्या जानना चाहता हूं, ये जीडीपी जीएनपी फलाना ढिकाना, इतने आप आंकड़े रटते हो इसलिए नीरस हो जाता है, समझ में नहीं आता इन आंकड़ों का मुझे करना क्या, ना अचार पड़ेगा और ना दाल पूड़ी बनेगी, इसकी कुछ नहीं बनने वाला। लेकिन जब आपको यह पता चल जाएगा क्यों, आई कैन बी द चेंज एजेंट ऑफ चेंज, मैं परिवर्तन का वो एजेंट हो सकता हूं जो इकोनॉमिक्स की स्कोर को पकड़कर इस क्या से ज्यादा क्यों की तरफ जा सकता हूं। मैं अब समझ सकता हूं कि मेरी इकोनॉमिक्स का पर्पस होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों की, भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाओं को, वो जो तरस रहा है, वो जो स्कूल के बाहर एक बच्चे की कल्पना करके देखो, ठीक है, एक बच्चे की कल्पना करके देखो, स्कूल के दरवाजे पर है, लेकिन उस बच्चे की पीठ पर कूड़ा बीनने वाला झोला है। कल्पना करके देखो, स्कूल का दरवाजा सामने है, लेकिन रास्ता उसको दूसरा पकड़ना पड़ता है, वो इस स्कूल के रास्ते नहीं जा सकता। कहां जाएगा, उसको कूड़ा बीनना है। क्यों कूड़ा बीनना है, उसका और उसके परिवार का पेट पलता है। तो इसकी क्या है, इसकी भी तो इच्छा है। इच्छा क्या है, भारत का निवासी है, इसको एजुकेशन चाहिए। और क्या तुमने कभी इस तरह के बच्चों को नहीं देखा जो भीख मांग रहे हैं, कूड़ा बीन रहे हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनसे सबसे ज्यादा ये काम कराया जाता है, सबसे सस्ता श्रम इनके पास है। तो क्या भारत का नागरिक ये नहीं है, भारत का संविधान इसको डिनाई करता है? क्या भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी हिम्मत है कि अपने इस बच्चे को डिनाई कर दे? अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारे देश का बच्चा है तो इसको शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं है? जब तमाम छोटे छोटे देश, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश अपने यहां इतनी अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तो भारत जैसा इतना विशाल देश जो अपनी तमाम चीजों पर इतना गर्व करता है, वो इस बच्चे की इस इच्छा को कि मैं इस स्कूल के रास्ते जा सकूं, इसको क्यों नहीं पूरा कर पाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए भी उतना ज्वलंत है, ये क्वेश्चन मेरे लिए भी उतना ज्वलंत है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ज्वलंत है। और जब आप इस जैसे 50 बच्चे, जब ये हमारे साथ है, इस जैसे 50 बच्चे, अगर आप इनकी इच्छाओं को इनकी मांग में परिवर्तित कर पाओगे, राष्ट्र अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। यही तो पढ़ते हो, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, फलाना परियोजना, राइट टू एजुकेशन, यही तो आप पढ़ते हो। और करते क्या हो? वो है क्या ये सारी परियोजनाएं? वो इच्छाओं को मांग में परिवर्तित करने का एक तरीका है। अभी जैसे मेरे ही बच्चे ने जो है वो शेयर किया, हमारे एक आईएएस ऑफिसर है, थोड़ा सा दिव्यांग है, रमेश घोलप साहब, आपने भी पढ़ा होगा। रमेश घोलप साहब ने जो है वो कितने बच्चों को जो है वो बंधुआ मजदूरी से छुड़ाया, बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी उन बच्चों से, आपने वो शेयर किया था पिक्चर मेरे साथ। और आप भी ये जानते होंगे, रमेश घोलप साहब बहुत फेमस आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, जिनको अपने समय में रामू रामू कहा जाता था। बहुत ज्यादा वो अपनी मां के साथ चूड़ियां बेचते थे, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर, अपनी जिजीविषा के दम पर वो आईएएस ऑफिसर बने। आज रमेश घोलप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, और अभी उन्होंने 50 से ज्यादा बच्चों को बंधुआ मजदूरी से छुड़ाया और उनका एनरोलमेंट स्कूल में कराया। ये ताकत है आईएएस की, ये ताकत है जब आप क्या से ज्यादा क्यों को समझ सकते हो, जब आपके अंदर ये हिम्मत होती है कि हाउ कैन आई कन्वर्ट मैक्सिमम विशेस ऑफ माय कंट्री इनटू द डिमांड, जब आप महत्तम इच्छाओं को आप मांग में पूर्ति करने का साधन रख सकते हो। ये वो शक्ति है, ये वो महत्व है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये हमारी आपकी डेली लाइफ में होने वाली चीज है। लेकिन धन्य हो पढ़ने पढ़ाने की वो परंपरा जिसने इकोनॉमिक्स को सबसे नीरस सब्जेक्ट में कन्वर्ट करके रख दिया है। क्योंकि ना तो उद्देश्य का पता है कि एम क्या है पढ़ने का, कहां जाना है, करना क्या है, इसका आचार भी नहीं पढ़ने वाला है, तो इसको क्या होता है, नीरस कर दे, स्टूडेंट से डिटैच हो जाता है। जबकि हमारी जिंदगी में जिस सब्जेक्ट से हमारा सबसे ज्यादा पाला पड़ता है वो इकोनॉमिक्स है। ना तो भूगोल हमारे पाले पढ़नी, ना इतिहास पढ़नी है, ना पॉलिटी जितनी ज्यादा पढ़नी है। अगर पढ़नी है तो आपकी इकोनॉमिक्स पढ़नी है। सुबह जब आप जो है वो दूध का पैकेट खरीदने जाते हैं तब से लेकर इकोनॉमिक्स शुरू होती है, और रात तक जब आप कोई परचेजिंग करते हैं तब तक इकोनॉमिक्स आपके पल्ले में पड़ती है। काम कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स, काम करवा रहे हो तो इकोनॉमिक्स, मजदूर हो तो इकोनॉमिक्स, मालिक हो तो इकोनॉमिक्स, हर जगह इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है। और भैया है क्या? तो इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इतना नीरस कैसे हो सकता है? ये है तुम्हारी इकोनॉमिक्स। तुम्हें यहां काम करना है, इसके इस रास्ते को हटा देना है ना। भैया तेरा काम कूड़ा बीनना नहीं है, तू देश का नागरिक है, तू देश का बच्चा है, तू स्कूल जाएगा। पर प्रश्न है, प्रश्न जो है जो हम पढ़ेंगे वो कैसे, इसकी इच्छा मांग में पूर्ति कैसे होगी, इसी में पूरी इकोनॉमिक्स घूमती है, इसी में पूरी इकोनॉमिक्स घूमती है। ठीक,
क्योंकि इससे जब पूछोगे तू स्कूल क्यों नहीं जाता, कहेगा भाई पेट में आग लगी है, खाना तू देगा, खाना तू देगा, मेरे परिवार का पेट तू पालेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मेरा काम है कूड़ा बीनना, मैं कूड़ा बीनूंगा। सो एक वो सच्चाई जो हमारे सामने निरंतर आती है। तो इकोनॉमिक्स मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है कि जो शायद आपके जीवन से जोड़कर उसके उस उद्देश्य के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस उद्देश्य से आपको इकोनॉमिक्स वास्तव में पढ़ाई जानी चाहिए, वो जो आपके काम का है, वो जो इसमें हर समय आपको लगे कि आप एक अधिकारी की भूमिका में हो और आपको ये निर्णय लेना होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसा ही मैंने इकोनॉमिक्स सर्वे की क्लासेस में किया, ऐसे 7 स्टोरीज में किया, और आप लोगों का जो प्यार मुझे मिला, जो आपका समर्थन मुझे मिला, वो हमेशा मुझे और ज्यादा करने की महत्वाकांक्षा प्रदान करता है, मुझे ताकत देता है। और उसी के अंतर्गत, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उसी के अंतर्गत जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं मंडे से शाम को 6 बजे शुरू कर रहा हूं नीति आयोग की क्लास। ठीक है, जैसे कि मैंने इकोनॉमिक्स सर्वे शुरू किया था, सो एक क्लास, ये मेरा एक कॉन्सेप्टर बैच जो है, वो कॉन्सेप्टर फाउंडेशन, आपको पता है कि सारे बैचेस एक साथ चल रहे हैं, तो फाउंडेशन 21 भी चल रहा है, कॉन्सेप्टर भी चल रहा है, और जीएस इकोनॉमी यानी मॉड्यूल प्री कम मेंस भी चल रहा है। ये उसी के साथ मेरा एक गिफ्ट होगा, क्योंकि ये आपको बताएगा कि हिंदुस्तान में जो हम अपने लोगों की ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को मांग में पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने लोगों की ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को मांग में पूर्ति नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई इतना कुछ कर लिया, इतना लीजेंड है, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा गरीबी, हमारा 42% बच्चा कुपोषण का शिकार है। आज भी भारत में सबसे ज्यादा जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है दक्षिण एशिया में, सबसे ज्यादा हमारी माताएं जो है वो जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं मिल पाती मर जाती हैं। ठीक है, असमय मौत हो जाती है। हमारे आज भी बच्चियों में सबसे ज्यादा रक्ताल्पता, एनीमिया की शिकायत है। आज भी भारत में बहुत बड़ी आबादी को 2 वक्त का खाना अवेलेबल नहीं। आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी समस्याओं वाला देश, और हम अपने आप को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो सवाल है कि हमारे पास क्या संसाधन कम है? भारत के पास प्रकृति ने भर भर के संसाधन दिए हैं। भारत के पास 8 तरह की मिट्टियां हैं, कोपेन का सभी जलवायु वर्गीकरण है। भारत के पास 2 तरह की नदियों का तंत्र है। ठीक है, भारत के पास हर प्रकार की जलवायु है, भारत में हर प्रकार की मिट्टी है, भारत के पास नदियां हैं, इतने बड़ा मानव संसाधन है, और भारत आज भी अपने लोगों का 2 वक्त का पेट नहीं भर पाता। तो हमारी इकोनॉमिक्स का जब आप इस वे में जब आप इसको डील करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि भारत की बेसिक महत्वाकांक्षा क्या है, क्या चाहता है, कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको लेकर जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है, नीति आयोग कौन है? थिंक टैंक है इंडिया का। क्या काम करता है? वो हिंदुस्तान को बताता है कि आपको कहां जाना चाहिए, कैसे आप रोजगार पैदा करोगे, कैसे आप अपने लोगों को जो है सस्टेनेबल करा पाओगे। आपके साथ गैर परंपरागत तरीके भी मौजूद हैं जहां अपने लोगों को रोजगार दे सकते हो, उनका पेट भर सकते हो। कैसे अपने किसानों को, 55% आबादी हमारी अभी भी एग्रीकल्चर में लगी, 55%। दुनिया का इकलौता देश जो अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 53% हिस्से पर खेती करता है। दुनिया का कोई देश अपने इतने भूभाग पर खेती नहीं करता। उसके बाद हमारा किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है। इंडियन एग्रीकल्चर में मोर्टेलिटी रेट 40% से ऊपर है। अभी तक दुनिया के किसी भी उद्योग में, माइनिंग को अगर छोड़ दो, यानी खान से जो कोयला निकालने का काम होता है उसको अगर छोड़ दो, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जोखिम वाला उद्योग हमारा कृषि हो गया। अरे वो खेत में जो है वो हल चला रहा है, या उसको जो तुमने जो है वो सर्कस में जो है रस्सी पे चढ़ा रखा है, नीचे जो आपने खंबे लगा रखे हैं, मर जा रहा है बेचारा वो। तो आखिर ऐसा क्या है हमारे एग्रीकल्चर में कि सबसे फर्टाइल, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र होना चाहिए था, सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन वाला क्षेत्र होना चाहिए था, और उसके बाद हमारी ये हालत है। जो देश एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में टॉप 3 में बैठा है, उसके यहां फूड सिक्योरिटी, जो ये खाद्य प्रसंस्करण है, जो फूड प्रोसेसिंग है, उसकी इतनी गंदी हालत है कि आज भी हमारा 40% सामान सड़कों पर फेंक दिया जाता है। किसान जो है फेंक देता है, सड़ जाता है, आलू, टमाटर, दूध, सब कुछ। कौन से देश का तुम जो है वो विन्यास बनाने की कोशिश करो? हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर हमारे पास इतने रिसोर्सेज कहां है? रिसोर्सेज बहुत ज्यादा। मैं एक लाइन और आपको इकोनॉमिक्स में सिखाता हूं। इंडिया इज जो है वो कभी भी रिसोर्स स्कार्स कंट्री नहीं रहा। इंडिया इज ऑलवेज जो है रिसोर्स रिच कंट्री रहा है, बट ये रिसोर्स मिसमैनेज का कंट्री रहा है। हमने अपने संसाधनों का कुप्रबंधन किया है, कुप्रबंधन, कुप्रबंधन किया है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो नीति आयोग का ये डॉक्यूमेंट, जिसमें 9 ड्राइव्स जो है मैं इस्तेमाल करूंगा, 9 आयामों का मैं प्रयोग करूंगा, और उन 9 आयामों के प्रयोग के साथ जो मेरा ये कॉन्सेप्टर का बैच चल रहा है वो भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उसको इनरिचमेंट मिलेगी। आज आपको एक अंदाजा मिला होगा, एक आपको स्वाद मिला होगा कि मेरी इकोनॉमिक्स ये परंपरागत इकोनॉमिक्स से बिल्कुल अलग है। मेरे पढ़ाने का तरीका तुम्हारे उस अंदर के जो एक इंसान है, जो एक ब्यूरोक्रेट है, एक ऑफिसर है, उसको खोदने का तरीका है, उसको वहां तक पहुंचाने का तरीका है कि मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों करना चाहता हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सो दिस इज द थिंग
कि चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो कॉन्सेप्टर बैच हो, जिनको 22 23 देना है, या इकोनॉमी मॉड्यूल हो, उन सभी के लिए नीति आयोग ये रहेगा। और मात्र जो है मैंने पहले बताया ओनली 500 रुपीज। फिर मैंने कहा लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था 3000 रुपए था, बट दिस टाइम इकोनॉमी डाउन है, तो एक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं यहाँ से क्लास शुरू कर रहा हूँ मंडे तक, और कोशिश रही है 200-250 बच्चों को इस बार मैं जोड़ूं, क्योंकि लोड बहुत आता सर्वर पे। उसके एडमिशन शुरू हो चुके हैं, मेरी टीम लगातार उसके जो है आपको लिंक भी बता रही होगी, तो उसके साथ एक जुड़ो। और 9 आयाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन 9 आयामों के बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रोस्पेक्ट्स हैं, ध्यान से उसको समझना। वो 9 आयाम क्यों मैं कह रहा हूं कि भारत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो 9 आयाम जिसमें अभी मैंने ग्रोथ कहा था, इंडिया की ग्रोथ, वो ग्रोथ एक कैसा शब्द है, केवल जीडीपी का कैलकुलेशन है या इससे कहीं कुछ ज्यादा है? क्या होता है जब हम एम्प्लॉयमेंट और लेबर रिफॉर्म्स की बात, आज सबसे बड़ा हमारा टॉपिक है ना एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर रिफॉर्म, हम रोजगार कैसे पैदा करेंगे? क्या रोजगार केवल नौकरियों से प्रोड्यूस हो सकता है? क्वेश्चन जरूर आता होगा। या रोजगार प्रोड्यूस करने के गैर परंपरागत, जिसके बारे में भी आप और हम नहीं जानते हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कैसे करोगे टेक्नोलॉजी के और इनोवेशन को लेकर? क्या भारत का जो अगला जो चरण होगा, बिना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन किसी भी समाज में, किसी भी अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, मूल्य वर्धन का काम करते हैं। ये सारी चीजें, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे किसानों की आय को दुगना करने का तरीका हो, चाहे समावेशन हो, गरीबों को अपने साथ लेकर चलने का सेगमेंट्स हो, चाहे महिलाएं हो, दलित हो, कोई भी वर्ग हो, उसको अपने साथ लेकर चलना, सबको छत देना, सबको वित्तीय समावेशन के साथ जोड़कर रखना, सबके जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत करना, इन सभी आयामों के बारे में मैं चर्चा करूंगा नीति आयोग की क्लास में। और मंडे को शाम को 6 बजे से हमारा एक अभियान शुरू होगा, और फिर उसके साथ मैं आपको मर्ज करता जाऊंगा जो मेरी क्रूड इकोनॉमिक्स उसके साथ। ठीक है, तो जो एक प्यास जगी आर्थिक सर्वेक्षण में, जो एक प्यास जगी इकोनॉमिक सर्वे में, उनके जवाब आपको यहां मिलने शुरू हैं कि एक्चुअली भारत को आगे कैसे जाना है। और जब ये चीजें पता चल जाती हैं तो इकोनॉमिक्स का जो प्यास होती है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे हर जगह जोड़ के लेके जा सकता है, मुझे पॉलिटिक्स में, मुझे सोसाइटी में, मुझे इकोनॉमिक्स में, हर जगह मुझे जोड़ता है, वो मेरी इस जरूरतों को लगातार पूरा करता रहेगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको ये पता चलेगा होगा कि हमारी पढ़ाई में क्या बहुत ज्यादा है और हमें मूव करना है क्यों की तरफ जाना है, और इस क्या से क्यों का जो सफर है वही जो है आज की डेट में सिविल सर्विसेज की तैयारी का राइट डायरेक्शन है। जब हमें हर चीज के पीछे उसके कारण के बारे में पता होता है, हमारा दिमाग उद्वेलित होता है, हमारा दिमाग प्रश्न पूछता है, तभी सबसे महत्वपूर्ण जो है आयाम निकलकर सामने आते हैं। तो आज मुझे यह समझ में आया कि मेरी इकोनॉमिक्स क्या है। मेरी इकोनॉमिक्स ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को मांग में पूर्ति करना है, तभी मेरे देश का व्यक्ति खुशहाल होगा। वो चाहे मेरा स्वास्थ्य हो, अरे जब मैं देश का गरीब आदमी हूं, मैं एक गांव में रहता हूं, तो क्या मुझे देश में मुझे अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलने का हक नहीं है? तुम मुझे बताओ, मेरे संविधान ने कहां मेरे सामने ये लिखकर कहा था, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि अगर तुम अमीर होगे तभी तुम्हें हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी? तो अगर मैं देश का गरीब आदमी हूं और आपने कहा था कि समस्त लोगों को जो है वो एक भारत को लोक कल्याणकारी राष्ट्र बनाना है, तो मुझे स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है? मेरे अच्छे इलाज की मेरी इच्छा मेरी मांग में पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है? और यहीं से इकोनॉमिक शुरू होगी कि क्या ये इच्छा केवल सरकार पूरी करेगी, या मैं अगर स्वयं ताकतवर हो जाऊं, मैं स्वयं के लिए धन अर्जन कर लूं कि मैं तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगूंगा, मैं तुम्हारे सबसे बेहतरीन अस्पताल में जाकर अपने लिए अपनी इच्छा को मांग में परिवर्तित कर लूंगा, तो आपको इकोनॉमी का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें जो हैं वो पसंद आई होंगी, और आप डेफिनेटली जो है वो कोई प्रश्न है आपका वो मुझसे पूछ सकते हैं। मेहनत से पढ़ाई करिए, 500 रुपए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि चाय की कीमत के बराबर हमारा जो है वो क्लास मैटर निपट जाए, तो मेरी उस कोशिश में हमेशा जो है मैं इस तरह के प्रयोग करता हूं। अगली जो मेरी क्लास होगी वो भारत के ग्रोथ मॉडल के बारे में। आपको करना क्या होगा, अब मेरी अगली क्लास मंडे से शुरू होगी और आपको न्यूज़पेपर कलेक्ट करना होगा। न्यूज़पेपर क्यों? पिछले एक हफ्ते का न्यूज़पेपर भारत की नई कहानी कह रहा है। भारत के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्राइसिस ऑफ कोरोना। भारत ने युद्ध देखे हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ाई देखी है, चीन के साथ लड़ाई देखी है, भारत ने सूखा देखा है, अकाल देखा है, भारत ने फैमाइन देखा है, भारत ने कभी कोरोना नहीं देखा था। एक ऐसा कोरोना जिसने भारत को लगभग 6 महीने तक जो है पैरालाइज कर दिया, 3 महीने तक घर के अंदर डाल दिया, और ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में इकोनॉमिक्स की किताबें कभी बात नहीं करती हैं। डिमांड सप्लाई सडनली ऑटोमेटिकली बंद हो गई, कोई क्राइसिस नहीं, कोई रीजनल डिस्पैरिटी नहीं, कोई जो है नेचुरल जो है क्राइसिस नहीं, एक ऐसा सेगमेंट हुआ कि अचानक से डिमांड और सप्लाई दोनों स्टक हो गई। ये जो सिचुएशन है वो तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे फर्टाइल सिचुएशन है, क्योंकि इतना चैलेंज आएगा, और अगर तुम मेरे तरीके से इसको पढ़ोगे तो तुम्हें कई नई चीजें मिलेंगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अभी जो कंटेम्पोररी चल रहा है वो भारत की जीडीपी बहुत डाउन है, ग्रोथ मॉडल बहुत डाउन है, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं
ताकि वो चीज जो चर्चा में चल रही, जिसके बारे में बात हो रही है, हाय हाय सरकार हो रहा है, वहां तुम्हें बहुत टेस्ट आएगा। यार पहला ही टॉपिक ग्रोथ मॉडल मिल जाता है। तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ किसका होता है, ग्रोथ क्या मैथमेटिकल होता है, या ग्रोथ जो होता है वो सोशियो इकोनॉमिक होता है। बहुत से डायमेंशन मैं आपके सामने खोलूंगा और मैं बताऊंगा कि भारत के बारे में नीति आयोग क्या सोचता है कि आप अगर उसकी जगह होते। नीति आयोग में आज मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स ही, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो भारत को क्या किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इसके साथ आपको एक फैमिलियरिटी होगी, एक मजा आएगा आपको। और ऐप पे ही ये लिंक दिया गया है, आप जाकर डायरेक्टली वहां पे क्लास ले सकते हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं जानते हैं तो जो ये नंबर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ 2 दिन और बचे हुए हैं और मैं लिमिटेड स्टूडेंट ही पढ़ाना चाहता हूं। पिछली बार सर्वे में बहुत ज्यादा स्टूडेंट आए थे, तो सर्वर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो लोड आ गया था हमारे, और मुझे उससे बहुत ज्यादा फिर पेमेंट करके सर्वर को एक्सटेंड करना पड़ा था। तो खैर, आप जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, जल्दी से जल्दी जुड़े। और मैं ये चाहता हूं कि मैं भी एक नए डायमेंशन में जाऊं, और बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत एक्साइट करने वाला ये डॉक्यूमेंट है, आपको भी बड़ा मजा आएगा। अब मैं जानता हूं कि आपके सवाल जो हैं वो अब हिंदुस्तान के साथ, अगर आप मेरे साथ सर्वे के सफर से शुरू रहे हो, मेरे साथ जुड़े रहे हो, जब सर्वे की क्लासेस 500 रुपए में थी, अभी भी अवेलेबल हैं, तो आपके मन में अब बहुत से प्रश्न आ रहे होंगे। अब इन प्रश्नों के जवाब देने की बारी आ रही है, और निश्चित रूप से अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट के दिमाग में सही प्रश्न पूछ सके, उसको जो है दे सके, तो ये बहुत बड़ी जो है वो बात होती है। तो हम यहां से अपना सफर शुरू करते हैं और अच्छे से चलते हैं, फिर उसके साथ हम कॉन्सेप्टर और फाउंडेशन में मर्ज होते हुए इकोनॉमिक्स को एक नए डायमेंशन में लेकर जाऊंगा। तो अभी तक मेरी यही कोशिश रही, और आपका जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह आप मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग्स भेजते हो, फोटो खींच के भेजते हो, अपने प्रश्न भेजते हो, मुझे बहुत 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 ज्यादा मजा आता है। तो आज मेरे इस बात का चिंतन करिएगा कि जिस इकोनॉमिक्स को अभी तक आपने कहीं ना किसी ने बुक में पढ़ा होगा, और आज जो मैंने बात कही है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या रिलेवेंस है, क्या कनेक्शन है, और क्या डायमेंशंस है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको बहुत मजा आएगा। अपना प्यार मोहब्बत, मुझे फीडबैक मुझे भेजते रहो। आपकी जो बातें होती हैं मुझे बहुत एक्साइट करती हैं, मुझे रातों को जगा के रखती हैं। कई बार मुझे थकान होती, जाने दे यार, सभी परंपरागत पढ़ा रहे, मैं भी पढ़ाऊं, बट जब वो कुछ मैसेज आता है कि सर सोच बदल गई, फिर लगता है नहीं यार, ये टाइम कुछ नया करने का है, ठीक है, ये कुछ नया देने का है, ये रिस्क लेने का टाइम है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आप सभी इसके साथ जुड़ेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं, और इस परंपरा का हिस्सा बनेंगे। नीति आयोग की क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। मंडे को शाम को 6 बजे से हम स्टार्ट करेंगे, और मात्र इसकी फीस 500 रुपए है। लेट्स स्टार्ट इट, शुरू करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। आप सभी मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहते हो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है मेरा, ठीक है। और आपको अब न्यूज़पेपर जो है वो इकट्ठा करके रखना है। नहीं, मैं ज्यादातर लोगों का देखता हूं, लेकिन कई बार मैसेजेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं देखता हूं, ज्यादातर देखता हूं। कई बार मैं रिप्लाई तुरंत नहीं करता, हाँ मैं देख के उसको अपने पास रख लेता हूं, क्योंकि लगभग 50,000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास ऐसी स्थिति होती तो आप क्या करते, आप ये सोच लीजिए। आज किशन का मैसेज आया हुआ है बड़े दिन बाद। मैं किसी गहरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सर, व्हेन विश एंड डिमांड, कहां भाग जा रहा है भाई, व्हेन विश एंड डिमांड कंट्राडिक्ट ईच अदर, फिर भाग गया क्यों भाई? विश और डिमांड के बीच में इकोनॉमिक्स को कंट्राडिक्ट करने की अभी हैसियत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जब अपने सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर में आती है, ठीक है, विश और डिमांड दोनों व्यक्तिगत होती है। यहां जो इकोनॉमिक्स का चेहरा है वो पहले अपने जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ है। मुझे टी शर्ट चाहिए, ये मेरी अपनी चॉइस है, सो आई नीड दैट। अब मुझे ड्रग्स चाहिए, कोई कहता है कि मुझे ड्रग्स चाहिए, तो ये सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है। इकोनॉमिक्स के भी कई चेहरे हैं, कहते हैं ना, कई चेहरे हैं इस दिल के, न जाने कौन सा मेरा। तो मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिक्स के भी कई चेहरे हैं कि किसको तुम इकोनॉमिक्स में रखो। इकोनॉमिक्स तुमसे कहता तुम ड्रग्स की डिमांड करो, तुम ब्रेड की डिमांड करो, दोनों उसके लिए बराबर है। अगर तुम उसकी विश को अपने, अगर तुम्हारी जेब में पैसा तुम खरीद लो, लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, वो इसमें कंस्टेंट करेगा कि ड्रग्स तुम्हारे लिए बुरी है, सिर्फ दवाइयों में इस्तेमाल होगी, ब्रेड तुम्हारे लिए सही है। तो इकोनॉमिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, अभी बहुत लंबा रास्ता है, बहुत पेंच है इसमें। थैंक यू सो मच।
जी हाँ, नीति आयोग की फीस 500 रुपीज है और 9 डायमेंशन उसमें मैं कवर करूंगा। फिर मिलते हैं आगे। जुड़े रहिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए और नीति आयोग की क्लास का हिस्सा बनिए। अभी लोग आप एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको जो है वो नीति आयोग की क्लास मिल जाएगी। उस लिंक के साथ आप क्लिक करेंगे, आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।